वक्फे के बाद मेहताब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। एक पॉलिसी सवाल सर करूंगा, उसके बाद दो पॉलिटिकल क्वेश्चन करने हैं मैंने। जी जी सर फरमाएं। एक मुझे ये बताएं सर कि देखिए ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम होती हैं, आपके ज़माने में भी हुई थी, ये कोविड के बाद दोबारा कम हुई सर। लेकिन सर हम क्यों एज ए पॉलिसी लेवल हेजिंग की तरफ नहीं जा सकते? और जिसकी वजह जब बिल्कुल लोएस्ट थी प्राइस, अगर हम उस टाइम हेज कर लेते सर। लेकिन इस मुल्क में एक नैब भी बैठा हुआ है, आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह की कुछ चीज पॉसिबल है सर, कि जब प्राइसेस बिल्कुल कम हो तो हम हैज कर लें? देखें, हेजिंग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हेजिंग होनी चाहिए, लेकिन वही आपकी बात है कि जो फिर हेज करेगा। हमने पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मानव समाज इतनी खिदमत की है, लेकिन जो वो होते हैं ना जी, नेगेटिव लोग जो जो कि स्पॉन्सर्ड होता है सारा क्रिटिसिज्म, वो आ जाते हैं जी आपने पेपर ले लिए। ओ भाई, पहली दफा मुल्क में प्रोग्राम खत्म हुआ है, आपकी जीडीपी कई दहाइयों में ऊपर चली गई है, आपके लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चले गए, आपकी इन्फ्लेशन लोएस्ट हो गई है, तो इसको सेलिब्रेट करो। तो हेजिंग में ये जो आपने खुद ही फरमाया ना, वो एक बहुत बड़ा एक रिस्क है कि जो भी हुकूमत ये करेगी, आप हेज जब करते हैं, इट्स लाइक इंश्योरेंस। जी तो सर। आपने वो खरीद लिए, आप चले, लेट से कि आपने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, $70 पे या $40 में आपने हेज कर जी लिया। सर। उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली अगर आप देंगे तो उसकी वो ऑब्वियसली जो फॉरवर्ड मार्केट है, जी सर। वो लेट से कि उसकी कॉस्ट है आपको हेज करने की $10, तो आपको एक्चुअल जो पड़ेगा वो $50 में पड़ेगा। 50 पे पड़ेगा। अगर वो $70 पे चला जाएगा तो आपको $20 फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर वो 40 से 30 पे चला गया, तो वो जो है ना जी आपके साथी, वो तो सबसे पहले तो वो आपको फिर बेड़ा गर्क करेंगे ना, कि ये देखें जी $20 का नुकसान हो गया, जरबे इतने साल में इतने इतने खरब नुकसान या इतने अरब नुकसान, तो चलें जी अब नैब को फिर एक्टिवेट करें जो आपको दुश्मन है। तो ये एक मेजर है कि इसमें आप सही कह रहे हैं कि हमारे जमाने में वो आया, लेकिन हमने उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश इस तरह की कि मतलब गैस में अगर आपको याद हो, जी तो सर। जब हमारी एक हालांकि स्टेट टू स्टेट जो नेगोशिएशन होती हैं, उसमें आपको यू डोंट हैव टू गो एंड उसकी वो जो हमारे पेपरा रूल्स है वो अप्लाई नहीं करते। स्टेट टू स्टेट जो है वो आप साइन अगर कर रही है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ कतर। लेकिन मुझे याद है कि ईसीसी में जब अप्रूवल के लिए आया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने अगेन जनाब शाहिद खान नवाजी साहब को मैंने कहा कि आप इसका एक छोटी क्वांटिटी का एक टेंडर फ्लोट कर लें, ताकि हम ये एक रियलाइज हो जाएगा कि हमारी जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट डिक्टेट है कि नहीं है। तो मेहताब साहब जब हमने किया, तो लकीली उस प्राइस से भी नीचे रशियन कंपनी का कोट आ गया। उस ठीक है बेसिस सर। के ऊपर शायद खान अब्बासी साहब ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कतर से रीनेगोशिएट किया। उनको कहा जी कि ये कोट है, आप इस, फिर उन्होंने मैच किया। तो बात यह कि हमने जो मेयर्स दिए जा सकते थे ना, वो तो हमने लिए। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि एक मेजर हेज मैंने आपको बता दिया कि हेज इज लाइक एन इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस प्रीमियम हैज टू बी पेड। प्राइस जी नीचे सर। जाएगी तो आपका वो जाया हो जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगी तो आप उसको इन्वोक करके तो आप वो उसको उसके प्राइस पे खरीद सकते हैं। जाहिर है कि अगर प्राइस 30 पे जाएगी तो फिर तो आप आपको वो जो $10 प्रीमियम वाला कागज नहीं चाहिए ना, हैज जो ठीक है। किया हुआ आपने। आपने तो वो तभी खरीद उसको इन्वोक करना है जब आपकी कीमत जो है वो 50-60, या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जी हेजिंग सर। के अलावा, वो भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें वो जो रिस्क है कि अगर प्राइस मजीद नीचे चली जाए, तो फिर जी हाँ। कुछ लोग जो है उसमें उसमें मैं समझता हूँ कि हमें ईमानदारी के साथ उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कि वो चीजें जो हैं वो फिर जो है वो आप को मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स को तो वैसे टेक्निकली ये तो सारा फ्रॉड होता है। अगर उसने अपना सही फैसले किए हैं, चाहे वो फैसला का खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव भी इम्पैक्ट है, तो आप आइन के तहत, आई थिंक इस आर्टिकल 248 समथिंग, वो आपको आपको गारंटी करते हैं आपके एक्शंस को। ये जो है इस मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसको हमें फ्रैंकली नेशनल लेवल के ऊपर सियासत को एक तरफ रख के इसको हमें सोचना भी चाहिए, और डिबेट इसको तो कम से कम होनी इसके लिए चाहिए काम सर। लेना। जी। मैं कह रहा हूँ डिबेट तो इसके ऊपर होनी चाहिए सर, कम से नहीं, डिबेट के अलावा इसका हल भी निकलना चाहिए। कम। देखिए बिल्कुल सर। ये जो है ना जी, मैं बड़ा बिलीवर हूं कि अगर को खुदा ना खास्ता कोई मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कोई मुल्क के खिलाफ इंटरेस्ट में काम करता है, या कोई कोई गलत चीज है, तो उसको तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि उसको इम्यून किया जाए, उसको कवर इस कवर में, इस गार में उसको कर लिया जाए।
लेकिन एक जेन्युइन है। आपके आज लोग पाकिस्तान में ना कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ना कोई पाकिस्तान में जो लॉ के साथ, और हम जिसको हमने ब्लैकमेल करना होता है, इलेक्टेबल्स को इधर से उधर ये कानून इस्तेमाल होता है, जिसको ब्लैकमेल करना होता है वो ये कानून इस्तेमाल होता है। जो मेरे जैसा बंदा फिजिकल डिसिप्लिन आपको इम्पोज करेगा, उसके लिए कहते हैं 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, हालांकि मैंने 20 मिनट कभी डिले नहीं की, तो ये सारा फ्रॉडुलेंट प्रोसेस है। इसको वैसे ही बरी करना पड़ेगा। आप जरूर करें अकाउंटेबिलिटी, आप जरूर करें, और उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हैवी पेनल्टीज और सजाएं रखें, जेल तक उनको करें कि जो गलत चीजें ऐसी बनाते हैं, जो चीज ये लिखते हैं कि जी इस फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो कि 1981 से 2001 तक ये पार्लियामेंटेरियन भी था, ये मिनिस्टर भी था, सुप्रीम कोर्ट की बनाई ये जेट ही, तो इसके लिए इन लोगों के लिए सजाएं होनी चाहिए। ये लोग जेल में दिखाए जाने चाहिए कि अगर आप इस तरह करेंगे, अपनी कहीं से डिक्टेशन लेके कि भाई ये आंखें दिखा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर और ये हमें डिसिप्लिन कर रहा है और ये ट्वीट वापस करवा रहा है डॉन लीग की, तो आप फिर उस ऐसे लोगों के लिए जब वो इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो उनको जेल में होना चाहिए, लोग देखें, फिर ये मुल्क ठीक होगा। गलत अगर नहीं की तो फिर मैं समझता हूँ कि उस ऐसे मिनिस्टर को फांसी लगनी चाहिए जिसने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी और पार्लियामेंटेरियन भी रहा और फिर वो मिनिस्टर भी रहा। अब इतने बड़े झूठ बोल लेते हैं और हमें पता है कि हमारे सिस्टम में कुछ नहीं होगा, हमारे पीछे जो जिन हमने करवाए वो हमें बचाएंगे। तो ये नहीं चलेगा मेहताब साहब, इस तरह मुल्क नहीं चलते। यही वजह है कि हम आज यहाँ खड़े हैं। और सर लोग जो है ये एक जो सर एक आज आपसे बैठे हुए हैं जरूर आके, पूछना चाहता हूं सर मैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट जी जी मियां जी साहब से फरमाए। कोई राब्तों की कोशिश कर रही है सर? देखें जी, मियां साहब इज नॉट विलिंग टू लिसन टू एनीबॉडी। मियां डायरेक्टली तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन राइट लेफ्ट आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन मियां साहब ने अपना एक ईमानदारी के साथ अपना एक नैरेटिव दे दिया है। और वो कुछ लोग कहते हैं जी वो मजामत की सियासत कर रहे हैं, ये मजामत नहीं है। मुझे जी आप सर। बताएं मेहताब साहब कि अगर अगर आप या मैं या मियां नवाज शरीफ ये कहें कि जी आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, सब अदारों को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए, इलेक्शन आरटीएस बंद करके चोरी नहीं करने चाहिए, ईवीएम जो प्लान हो रही है अब नेक्स्ट इलेक्शन चोरी करने का वो नहीं होना चाहिए, ये इस टाइप की जो चीजें है ना जी, आप के मुल्क को खुदा के लिए हम आगे लेके जाएं। हमने करीबन 74 साल अपने जिंदगी के मुल्क के हमने गुजार लिए हैं और हम देख रहे हैं कि जी जहां हम खड़े थे कई दहाइयों पहले, हम फिर वो उसी तरफ, हम ऊपर टेक ऑफ करते हैं, हम फिर नीचे गिर जाते हैं, हम टेक ऑफ करते हैं फिर नीचे, क्योंकि वो जो एक है जी उनकी, वो मैं समझता हूँ कि एक और चीज है। जी सर। आप जरा अगर देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे, आपको आप देखेंगे कि जब भी इकोनॉमी को स्टेबल होती है या टेक ऑफ करती है तो फिर आपके ऊपर वार आता है। एक तो ये होता है कि चलो यार अब अगर हमने कोई पंगा लिया और हम आए तो कुछ अर्सा अच्छा गुजर जाएगा और मामला ठीक है, तो ये को मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना बड़ा क्लियर माइंड बार बार रिपीटेडली दिया है कि जी मेरा जाती एजेंडा नहीं है, मैं मुल्क के लिए, मैं कहता हूँ कि हम अब सीधे ट्रैक पे आ जाएं। तो मैं समझता हूँ हर एक को मान लेना चाहिए जी अपनी, ठीक है सर। अगर उनकी उनकी वो उससे कोई डिपार्चर है तो उसको आप अपने को करेक्ट करके तो अपने रास्ते पे आ जाएं। और अच्छा ये सर, डिक्टेटेड डिक्टेटेड ये बताइए सर। डिक्टेटेड फैसले नहीं होने चाहिए, ये जी सर। डिक्टेटेड फैसले नहीं होने चाहिए, ये डिक्टेटेड फैसले नहीं होने चाहिए। ये अल्लाह को भी जवाब दें, इनका सबसे बुरा हशर होगा जो डिक्टेटेड फैसले करेंगे। क्या आपके ख्याल में शौकत सदीकी के इंटरव्यू के बाद, अरशद मलिक की वीडियो के बाद मियां नवाज शरीफ के फैसले अपहोल्ड होने चाहिए? किसी मौजूद मुल्क में 1 मिनट में क्रैश हो जाते, खत्म हो जाते कि ये तो सारे का सारा अपना मैनेज काम हुआ है। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, उनको कोई ना खुदा का खौफ है, ना वो इतने पता नहीं कमजोर हो जाते हैं, इतने ब्लैकमेल हो जाते हैं कि वो लेट जाते हैं कुछ चंद लोगों के आगे जिन्होंने इस मुल्क को होस्टेज बनाया हुआ है पिछले कई दहाइयों से। ये सिलसिला खत्म होगा। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इज अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। मैं इसका बिलीवर हूं, मैं ऑप्टिमिस्ट हूं कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बन सकता है, बनना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये करेक्टर्स, ये पाकिस्तान को उस तरफ नहीं जाने देते। ये हर चंद सालों के बाद यही साइकिल होती है। और इस दफा जो है वो थोड़ी सी यानी, चूंकि एक जनरल मुशर्रफ का एक प्रोसेस हो चुका था, तो इस दफा डिफरेंट हो गई कि क्योंकि नजर आता है कि जी मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, और आज भी वो बाहर बैठे बैठे हुआ है कि इस वजह से कि वो, उसको जाहिर है कि वो प्रोसेस में तो फिर कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उस प्रोसेस में जाना, बिल्कुल। वो उसका एक्शन लेके। अच्छा सर, तो बस आजाद ये कश्मीर के दुख वाली बात है। इलेक्शंस, जी आजाद जी। कश्मीर के इलेक्शंस में सर आपकी क्या तवक्को है?
देखिए अगेन अपना मेहताब साहब, आप देख लें इमरान न्याजी साहब के जलसे, जी सर। आप देख लें इनके वज़रा के जलसे, उनके वज़रा तो इनको अंडे और टमाटर वो पड़ रहे हैं। और आप PMLN के जलसे देख लें जो मरियम बीबी कर रही है और जो शैफ खान साहब और हमारे साथी कर रहे हैं। तो अवाम की जो एक क्लियर मैसेज तो नजर आ रहा है। सर्वेज भी 3-4 जो हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी 53-44%। लेकिन जो एक खदशा है कि जी जो गिलगित गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने किया जीबी में, और जो 2018 में किया, और जो डस्का में भी हो गया, वो तो लकीली हमारे लोग जो थे जी, एक हल्का था और जी वो सर। इतना उन्होंने अपना उनको घेर लिया और इतना उनको वर्चुअली कॉर्नर कर दिया कि यानी वो यानी हाईजैक या वो चोरी नहीं हो सका इलेक्शन। तो इलेक्शन के रिजल्ट तो आपके सामने है। जो आप अब तक के जितने वहां पब्लिक मूवमेंट देख ले तो वो बड़ी सामने है। और मैं समझता हूं कि इस जहां से एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है कि इस इलेक्शन से शुरू करें, क्योंकि इस मुल्क का जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, दैट मीन्स के फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑनेस्टी के साथ होने चाहिए। और जो हक हाकमियत अल्लाह के बाद है आवाम दी के हुई पास। अवाम के पास, अवाम उसको इस्तेमाल करे और जो इलेक्ट हो उनको चलाने दें। और उसमें कोई किसी किस्म की उनको, ये मैं नहीं कह रहा कि कोई इम्यूनिटी हो ऐसे लोगों को कि जी वो जो मर्जी करें। वो जाहिर एक चेक एंड बैलेंस होता है और हमारे कवानीन और हमारे आइन में मौजूद है। तो ये एक मौका है कि AJK में जो भी ऑनेस्टी के साथ रिजल्ट आए उसको मानना चाहिए। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मुख्तलिफ लोग भी ये मैसेज कर रहे हैं कि जी कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई टेम्परिंग हो, अल्लाह करे कि ना हो। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनके सपोर्टर्स हैं वो डस्का की तरह पहरा दें वोटों के ऊपर। हालांकि बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा स्प्रेड एरिया है, जी सर। पहाड़ी इलाके हैं सारे। तो अल्लाह करे जी ये यहाँ से को हम अच्छी एक शुरुआत कर सकें ईमानदारी के साथ। अच्छा सर, आखिरी सवाल। ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का जो फैसला हुआ है और आफ्टर विड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स जो वहां पे सूरत हाल थी, उसके बावजूद इस्लामाबाद जैसे शहर से इस तरह का वाकया होना, आप नहीं समझते हम अपने आप को बहुत ही डिप्लोमेटिकली, बहुत ही पाकिस्तान की बदनामी का बायस हो रही है ये सारी बातें? पाकिस्तान की बदनामी का बायस तो जब से ये हुकूमत आई है, हम एक प्रोटेक्ट में या दूसरे किसी सब्जेक्ट में होते जा रहे हैं जी, वन बाय वन। और हमारा पासपोर्ट हो, हमारे दूसरे मामलात हों, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो चीफ एग्जेक्टिव है, दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया यू टर्न्स का, कि जो भी वादे किए, जो भी बातें की, कोई यहाँ परवाह ही नहीं है। जैसे कैजुअल होता है, जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे करते हैं, उस तरह हम 1 मिनट में यू टर्न लेने वाले लोगों। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है जो मेहताब साहब आप फरमा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की एक हिस्ट्री है। मैं समझता हूँ कि हमें फौरी तौर के ऊपर अभी तक नजर नहीं आ रही हुकूमत या जो अदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि इस मसले को, सिर्फ ये आइसोलेटेड इंसिडेंट तो बहुत ही काबिल मजम्मत है, और वो भी एक डिप्लोमेट की बेटी और सबकी बेटी है, अफगान अम्बेसडर की बेटी है, तो एक मुसलमान जो बच्ची है वो सबकी बहन बेटी है। तो मैं समझता हूँ कि अफगान इस वक्त जो सिचुएशन है, विड्रॉल पोस्ट विड्रॉल, वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही। सदर्न एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान में तालिबान बहुत हैवी कंट्रोल में आ चुके हैं। नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड के ऊपर जो है वो मामला तभी चल रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 60% के करीब उनका कंट्रोल आ चुका है। और इसके कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट जो है वो हमारे मुल्क के ऊपर बहुत सीरियस आते हैं हमेशा। आप देख लें कि वो 9/11 के बाद US इन्वेजन हो, जी सर। या इवन कोल्ड वॉर हो, जब ज़ियाउल हक साहब थे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। और फिर लोग जो है वो हमारे IDPs आते हैं और फिर हमें उनको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इस दफा मैं समझता हूँ कि उससे मामला ज्यादा गंभीर है, क्योंकि
जो उन्होंने अभी रिसेंटली जो अशरफ गनी साहब ने जो बयान दिया है, या जो हमें जी ब्लेम सर। कर रहे हैं, वो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हम एक्चुअली, वो कह रहे हैं कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि वहां की जो हालात खराब है उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। ये बड़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर है। हालांकि सबसे ज्यादा जो सफरिंग्स हैं अफगानिस्तान के हालात की वजह से पिछले 30 साल में, वो पाकिस्तान की हैं। जी सर। चाहे वो यहाँ दहशत गर्दी का उठान हो, यहाँ तालिबानाइजेशन हो, या क्लाशनकॉफ कल्चर हो, या ड्रग, जो भी इश्यूज हैं, हम जी सर। सबसे बुरे जो है ना जी, जो इफेक्टेड हैं, वो पाकिस्तान है, और सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान की हैं। लेकिन अगेन, फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और हमने हमने हमेशा कोशिश की, मुस्लिम लीग नून ने, हमने तीनों टेन्योर्स में, 1993 में हमने पूरी कोशिश की। हम हमेशा से, हमारी पार्टी बिलीव करती है कि मिलिट्री लेड सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पॉलिटिकली एंड ये अपना यानी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल होने चाहिए। जी सर। हमने 1993 में भी किया, हम 97 99 में भी इसी पे अमल किया। मैं पूरी लिस्ट में आपको गिनवा सकता हूँ। जी सर। हमने 20 13 15 में भी किया। 20 15 में हमने बाकायदा जुलाई में मैं उस मीटिंग में मौजूद था, मरी में मीटिंग हुई, और हम उनको आपस में उनकी नेगोशिएशन करवा रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान और जो स्टेक होल्डर है तालिबान वगैरह की। और एक सेकंड मीटिंग ड्यू थी, आई थिंक इट वाज 29 जुलाई 2015। ठीक है सर। आई होप मेरी डेट याद है ठीक है। तो आपको याद होगा कि उसको अफगान इंटेलिजेंस ने स्कटल करवाया, उस मीटिंग को नहीं होने दिया। मुल्ला उमर की उस वक्त, अगर आपको याद हो तो, डेथ की खबर आ गई, जी सर। राइट 1 या 2 दिन पहले। तो बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत ही कॉशियस और बहुत ही केयरफुल तरीके के साथ, अभी से, ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये बिल्कुल सर। मुल्की इशू है। और इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, या पब्लिक को नजर नहीं आ रहा, या जो आप जैसे लोग हैं उनको भी नजर नहीं आ रहा है। जी अगर सर। आपको पता है तो मुझे बताएं। नहीं सर, लेकिन कोई अभी प्लान तक नहीं है इसके अभी। ऊपर जैसे होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं हो रही। आप तमाम जो जो है पाकिस्तानी कौम, उसको मुत्ते धो के हमने इसको कैसे हैंडल करना है, हमने कैसे बॉर्ड ऑफ करना है, क्योंकि वहां की सिचुएशन डायरेक्टली उसकी बेरिंग हमारे ऊपर आती है। और वो जो वहां से हमेशा से ये रहा है कि वहां जो एक सेगमेंट है, मैं नहीं चाहता मैं यूज करूं नॉन पश्तून या पश्तून, इस तरह की चीजें। जी तो सर। वो जो है, वो हमेशा से, वो उनका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, हमारे अदारों के ऊपर, वो बहुत ही यानी वो उसको शक की निगाह से देखते हैं, ठीक टू है से सर। द लीस्ट। तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये जो वाकया हुआ है बड़ा काबिल मजम्मत है, क्योंकि एक नॉट ओनली के एक मुसलमान बेटी, बहन, बच्ची, बल्कि एक डिप्लोमेट की बेटी। जी हम, सर। क्योंकि हमारी इस सिलसिले में अगेन बैन अवी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। ये जी वो सर। मुल्क है जहां से जनरल मुशर्रफ, अनफॉर्चुनेटली अनदर बैड हिस्ट्री इवेंट, कि उन्होंने अफगान के सफीर को यहाँ से एम्बेसडर को। अरेस्ट करके हैंड ओवर किया था, और ग्वांटानामो बे में वो उनको ले गए, और 3 साल के बाद उसको इनोसेंट डिक्लेयर करके छोड़ा। जी तो सर। ये वो आज तक लोग और कौम और इंटरनेशनल जो हिस्ट्री है वो नहीं भूली, कि जी हमारे हवाले से, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक कोर को प्रोटेक्शन भी देते हैं, आप उनकी उनकी रखवाली भी करते हैं, आप उनकी अल्लाह के बाद हिफाजत के भी जिम्मेदार होते हैं, यानी एक्स्ट्रा केयर होती है। जी सर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो सफीर के साथ हुआ, और ये जो दूसरा वाकया है, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। आई होप के जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं वो जागें, और जो अदारे इन चीज़ों के साथ डील करते हैं वो जागें, और वो मिलके तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठा के, तमाम पॉलिटिक्स को साथ बैठा के, इसके लिए अपना रोड मैप बनाएं। दिस इज द टाइम, इट विल बी टू लेट। इस महीने के एंड तक तो वैसे ही वहां से तमाम फोर्सेस यूएस की प्लान है। सितंबर तो वैसे ही पेपर पे डिक्लेयर हुआ है, जो जी प्रेसिडेंट सर। बाइडन ने डिक्लेयर किया हुआ है, ये दे आर ट्राइंग कि जुलाई के एंड तक वो वहां से निकल जाए। तो उसके बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स एंड आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, दे विल बी इवन मोर डेंजरस। हम तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जी तो सर। मैं समझता हूँ कि बड़ा बड़ा मतलब बड़ी दुख वाली बात है जो कुछ ये हुआ बच्ची के साथ। और हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि जो कल्प्रिट्स हैं, हम उनको कैफरे किरदार तक ना सिर्फ पहुंचाएं, बल्कि दुनिया को दिखाएं कि हमने ये किया है, और हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम अपनी
जिम्मेदारी निभा सकते हैं अपना डिप्लोमेटिक कोर के हवाले से, कम से कम। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया सर, और उस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी आप ये शफकत फरमाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह। और बड़ी सब देखने मेहरबानी, वालों थैंक से यू। इजाजत, खुदा हाफिज।